नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, राजस्थान की कला व संस्कृति। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, कला व संस्कृति। देखो, विगत क्लास में आपने संस्कृति के तहत कुछ टॉपिकों को पढ़ा। ऐसा नहीं है कि संस्कृति से रिलेटेड और टॉपिक नहीं है, और भी टॉपिक हैं, बहुत ही रोचक रोचक टॉपिक हैं आगे चल करके। अगर हम डिवीजन करके अगर हम पढ़ने लगें कला व संस्कृति के टॉपिकों को, 38 के समथिंग टॉपिक होते हैं अगर डिवीजन कर दें पूरी तरह से। तो अगर हम यहाँ देखें तो विगत क्लास में आपने संस्कृति के तहत जो टॉपिक पढ़े, जिसमें आपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़े, लोक देवियाँ पढ़ी, संत और संप्रदायों का अध्ययन किया। अभी नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा रोचक टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, यानी आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है पहले, उससे रिलेटेड चीज़ों को। जैसे कि अभी टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हो वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अभी दुर्ग महल, ये जो टॉपिक है बड़ा सरल टॉपिक है, रोचक भी है, इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट ने इतिहास पढ़ा है यहाँ एकाग्रता के साथ, उनको इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी बहुत ज़्यादा यहाँ होगी, मेरा मानना है। राधे राधे जी। हाँ जी, ध्यान से सुने। अभी मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं अपने ऑफलाइन में, उनकी कोई जिज्ञासा के तहत कोई जानकारी अगर लेनी होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक भाई। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने जिज्ञासु हो। अब मुझे पता आकलन ही नहीं होगा तो मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो नॉर्मली रेगुलर वे में पढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं है। जब आप इधर उधर का टाइम व्यतीत करते हो या तो उस समय आप अपना उसको गोल्डन टाइम बना सकते हो, ठीक है। अरे दुर्ग अच्छा नहीं लिखा, दादवात हमेशा ऐसा ही लिखता हूं मैं, जैसे कि पिट गया है कहीं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, हाँ जी, सबसे सरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुर्गों का निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया? अब ये तो जानते होंगे दुर्ग कैसे होते हैं, लेकिन अभी बात यह है कि दुर्गों का निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया। नहीं, सबसे पहले नहीं, किसने करवाया और क्यों करवाया, सबसे पहले का नहीं। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए। देखो, किसने करवाया, इसका तो सीधा सा आंसर है कि अधिकांश दुर्गों का निर्माण शासक व सामंतों ने करवाया। शासक व सामंतों ने करवाया, ठीक भाई, बड़ा सरल आंसर। अधिकांश, ऐसा नहीं है कि शासक व सामंतों के अलावा भी कुछ दुर्गों का, जैसे कि भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था, लेकिन अधिकांश दुर्गों का निर्माण शासक व सामंतों द्वारा ही करवाया गया। ये तो बात ये हो गई किसने करवाया का आंसर। क्यों करवाया, बात इस पे आती है, क्यों करवाया, तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया इन्होंने, सुरक्षा के लिए। और बताएं। और वैसे आप सारी चीजें जानते हो, उन चीजों को सही तरीके से बस प्रस्तुत नहीं कर पाते हो, बाकी नॉलेज आपका बहुत जबरदस्त है, जीनियस स्टूडेंट हैं सभी। दुर्गों का निर्माण, देखो सरल है, ध्यान से सुनना।
दुर्गों का निर्माण शासक व सामंतों ने अपने रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, सामग्री संग्रहण के लिए, अपने धन को छुपाने के लिए, एवं युद्ध काल में अपनी प्रजा व पशुधन को सुरक्षित करने के लिए करवाया गया। कितनी सामान्य सी बात है, बेसिक नॉलेज है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप इसका स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन बेसिक नॉलेज के तहत भाई दुर्गों का निर्माण शासक व सामंतों ने करवाया, अपने रहने के लिए करवाया, अपनी सुरक्षा के लिए करवाया, अपने सामग्री संग्रहण के लिए करवाया। एक्चुअली आप देखते हैं कि जब युद्ध होते थे तो युद्धों में 6 महीने 8 महीने गुजर जाते थे। उस समय ये लोग उस विपरीत स्थिति के लिए ये लोग अपनी खाद्य सामग्री भी वहाँ संग्रहित करते थे। ठीक भाई, सामग्री संग्रहण के लिए और अपने धन को छुपाने के लिए भी, जिसका बेहतरीन उदाहरण है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग के संदर्भ में बताया जाता है, जिसे रहस्यमयी किला कहा जाता है, उसमें धन को छुपाया गया था, जिसके संदर्भ में मैं बड़ी चर्चा बाद में करूंगा जब उस दुर्ग को पढ़ाऊंगा। और विपत्ति काल में, युद्ध की स्थिति में या युद्ध काल में प्रजा व पशुधन को भी ये उस दुर्ग के अंदर सुरक्षित रखते थे, प्रजा भी और पशुधन। और निश्चित रूप से राजपूताने के शासक इतने सहृदय रहे कि विपत्ति के समय अपनी प्रजा व पशुधन को ये सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक भाई, तो एक तो बात ये स्पष्ट हो गई, टॉपिक नया है, रोचक है, आप लोगों द्वारा पहले इससे रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हो, आसानी रहेगी याद करने में, समझने में। तो मैंने तो बस इतना सा बताया कि दुर्गों का निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया। इसमें कोई डाउट कोई नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। बड़ा रोचक तथ्य और बड़ा सरल तथ्य। नेक्स्ट, कौटिल्य नाम सुना होगा। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने दुर्गों के, इनका चर्चित या प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हुआ? अर्थशास्त्र, जिसमें उल्लेख किया गया है दुर्गों के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए, या 4 प्रकारों का उल्लेख किया, जिसमें कौन कौन से थे? औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। गिरि दुर्ग ही पार्वत दुर्ग होते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। औदक, पार्वत, धानवन, वन। ठीक भाई, इन 4 काइंड्स जो बताई गई, 4 काइंड्स, ये किसके अकॉर्डिंग हैं? कौटिल्य के अकॉर्डिंग। ठीक भाई, अब अगर इनका विश्लेषण करने लगे तो औदक दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर अथाह जल हो। पार्वत दुर्ग वो होते हैं जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो। धानवन दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर रेत के टीले हों। और वन दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर वन या कटीली झाड़ियां, वन या एरण दुर्ग जो होते हैं। तो ये काइंड्स किसने बताई? कौटिल्य ने। कौटिल्य के अकॉर्डिंग दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं? औदक, पार्वत, धानवन और वन। ठीक भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 9 प्रकार, 9 काइंड्स, 9 प्रकार। किसमें? शुक्र नीति। और एक्चुअली हम शुक्र नीति की जो काइंड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग दुर्गों का निर्धारण करते हैं, दुर्गों की काइंड्स निर्धारण करते हैं। ठीक भाई, दुर्गों की श्रेणी निर्धारण करते हैं। अर्थात शुक्र नीति की जो काइंड्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। 9 प्रकार हैं शुक्र नीति के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देखें तो सबसे पहले स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग जो समतल जमीन पर स्थित हो, जमीन पर स्थित हो। अब मैं थोड़ा सा चर्चा बाद में भी करूंगा इस चीज की, एक बताया जाएगा आपको कुछ सामान्य सी बातें। नेक्स्ट बात करें हम तो गिरि दुर्ग। जो पहाड़ी पर स्थित हो, ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो। नेक्स्ट जल दुर्ग। जिनके चारों ओर अथाह जल हो। नेक्स्ट धानव दुर्ग। जिनके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हों। नेक्स्ट सैन्य दुर्ग। जिसकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में सैनिक हों, बड़ी संख्या में या ज्यादा संख्या में। नेक्स्ट सहाय दुर्ग। जिसमें शासक व उसके परिजन रहते हों। नेक्स्ट पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची दीवार हो।
पारिख दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, एरण या वन दुर्ग, जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां या वन हों। देखो, ये आपके सामने शुक्र नीति के अकॉर्डिंग 9 काइंड्स हैं। कितनी? अब देखो इस पे चर्चा क्या है, मेनली बात चर्चा की आती है। भाई मैंने यहाँ लिख दिया, आपने सुन लिया और देख लिया। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सबको मेरी तरफ से राम राम भाई। यहां ध्यान से सुने, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, बिल्कुल सरल बात, कि एक दुर्ग एक ही कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक दुर्ग एक से अधिक कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। ठीक भाई, एक दुर्ग स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है, जल दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग कर सकता है, धान दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग कर सकता है। वैसे जल दुर्ग की श्रेणी को जो बिलोंग करेगा वो धान की नहीं करेगा। ठीक है, मेरा तात्पर्य यह है कि देखो, पहली बात तो दुर्ग, अधिकांश दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग करते थे, क्योंकि सैनिक तो सभी दुर्गों में होते थे। लेकिन केवल और केवल दुर्ग की सुरक्षा और प्रजा और राजा की सुरक्षा का जिम्मा सैनिकों के ऊपर ही हो। दुर्ग चाहे इतना मजबूत ना हो, चाहे वो पहाड़ी पर ना हो, चाहे वो चारों ओर जल से घिरा ना हो, उसकी सुरक्षा का जिम्मा अगर केवल और केवल सैनिकों पर हो, वो दुर्ग की श्रेणी में आते थे, सैन्य दुर्ग की श्रेणी। यहां अगर एक तथ्य जानने लायक है तो वो ये है कि राजस्थान में स्पेशली सहाय दुर्ग की श्रेणी को कोई भी दुर्ग बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि राजपूत राजा इतने निष्ठुर नहीं थे, इतने कठोर नहीं थे कि दुर्ग बनवाएं और दुर्ग में स्वयं और उसके परिवार जन ही रहें। दुर्ग में मंत्रीगणों के आवास भी होते थे, दुर्ग में सुरक्षा कर्मी भी तैनात होते थे, सैनिक भी तैनात होते थे, और मैंने कहा ना, विपत्ति काल में प्रजा व पशुधन भी शरण लेता था। तो राजपूत राजा इतने निष्ठुर नहीं थे। स्पेशली वैसे तो सहाय दुर्ग की श्रेणी को सभी बिलोंग करते हैं, भाई सभी दुर्गों में राजा व उसके परिजन रहते थे, लेकिन सहाय दुर्ग श्रेणी का स्पेशली कोई दुर्ग नहीं है कि भाई इस प्रकार का एक दुर्ग भाई बताएं एक राजस्थान में कि जिसमें राजा और उसके परिजन ही रहते हों और कोई ना रहता, ऐसा कोई भी दुर्ग नहीं। तो मेरा कहने का मतलब एक तो यहाँ पर यह है, हम जब दुर्ग पढ़ाते हैं तो दुर्ग को कैटेगरी वाइज डिवीजन करते हैं कि भाई ये दुर्ग इस श्रेणी को बिलोंग करता है। जैसा कि आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में लिखा होता है। एक्चुअली मैं दुर्गों का जो अध्यापन अधिकांश तक कराता हूँ मनोहर शर्मा की किताब से कराता हूँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है। तो जिसमें भी जो दुर्गों का जो लिखा है सारा डाटा वो भी मनोहर शर्मा जी ने लिखा। अधिकांश मैटर लेता हूँ, गवर्नमेंट किताब और भी हैं जिनसे कुछ कलेक्शन होता है। बाकी की यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों को बिलोंग कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो स्पेशली एक ही कैटेगरी को लिखते हैं। ठीक भाई, एक ही कैटेगरी को लिखते हैं, बस ये है। अब चित्तौड़ दुर्ग ही कई श्रेणियों को बिलोंग कर जाता है, भाई सहाय श्रेणी को भी बिलोंग करता है, राजा परिजन रहते थे उसके। ठीक, इस गिरिदुर्ग श्रेणी को भी बिलोंग करता है, कई श्रेणियों को बिलोंग कर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन हम स्पेशली जो कैटेगरी होती है उसको ही लिखते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सामान्य सी बातें बताएं और इतनी सी बातें बताएं कि भाई दुर्ग शासक व सामंतों ने बनवाए अपनी सुरक्षा, अपने रहने के लिए, अपने खाद्य सामग्री संग्रहण के लिए और अपने धन की छुपाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। देखो हर चीज में सुरक्षा आ रही है,
तो कहीं ना कहीं दुर्गों का निर्माण सुरक्षा के लिए किया गया, चाहे वो धन की सुरक्षा हो, चाहे परिवारजनों की सुरक्षा हो, चाहे अपनी सुरक्षा हो। इसके अलावा विपत्ति काल में अपने पशुधन व प्रजा की सुरक्षा। ठीक भाई, दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मनुस्मृति। कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी कहानियां बताई? 4। औदक, पार्वत, धानव और वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग कितने दुर्ग बताए जाते हैं? 9। कितनी काइंड्स? 9। 9 काइंड्स में आप देखें तो स्थल दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धान दुर्ग, सैन्य सहाय, पारित, पारिक और ऐरण्यवन। ठीक भाई, इनको आसानी से याद रख सकते हो आप। स्थल दुर्ग जो जमीन, समतल जमीन पर स्थित होते हैं। देखो अभी हमारा भरतपुर का किला देखें आप, भरतपुर का किला अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे स्थल दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग करता है और पारिक दुर्ग की श्रेणी को बिलोंग करता है और पारित दुर्ग की श्रेणी को बिलोंग करता है। पारित यानी चारों ओर दीवार है, पारिक यानी चारों ओर गहरी खाई है। लेकिन हम स्पेशली कैटेगरी क्या लिखते हैं इसकी? पारिक दुर्ग। ठीक भाई, तो एक से अधिक कैटेगरियों को उस दुर्ग बिलोंग करते हैं, स्पेशल कैटेगरी का उल्लेख होगा। अभी यहाँ गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, जिसमें सबसे चर्चित दुर्ग कौन सा है? गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला। धान दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हों, जैसलमेर का किला सब जानते हैं। सैन्य दुर्ग जिसकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हो। आपको यह भी होना चाहिए ज्ञात कि शुक्र नीति में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन से बताए गए हैं? सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से होते हैं? सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग जिसमें राजा व परिजन रहते हों, पारित दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची दीवारों, लगभग अधिकांश दुर्गों के चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। ठीक भाई, और ऐरण्य या वन दुर्ग आप जानते ही हैं, जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां हों। आप देख सकते हैं शिबाना का किला है, ठीक, इसके चारों ओर एक कूमट नामक झाड़ी पाई जाती है, उसे कूमट दुर्ग भी कहा जाता है। वो उल्लेख हम बाद में भी करेंगे। वैसे पहाड़ी पर स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग करता है। अब ध्यान से सुने आप लोग, कौटिल्य व मनुस्मृति के अकॉर्डिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से होते हैं? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होते हैं गिरि दुर्ग। अर्थात मनुस्मृति और कौटिल्य के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किस काइंड के होते हैं? कौन सा होता है? गिरि दुर्ग। ठीक भाई, शुक्र नीति के अकॉर्डिंग, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से होते हैं? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? सामान्य सी बातें थी, कुछ नहीं बताया। कौटिल्य की 4 काइंड्स बताई, शुक्र नीति की 9 काइंड्स बताई। कौटिल्य मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा? गिरि दुर्ग। और शुक्र नीति के अकॉर्डिंग सैन्य दुर्ग। ठीक भाई, आप आगे देखें, यहां पर ध्यान से सुने। राजस्थान का दुर्गों में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। और पहला स्थान, प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का, एमपी का। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, मैं पहले ही कह चुका हूं, जीनियस है। हाँ, तो देखो कितनी सरल बातें। सर्वाधिक दुर्ग किस जिले, वो किस राज्य में है, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कम किस में है? एमपी में। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? राजस्थान। ठीक भाई, दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान किस स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। हम आगे बात करते हैं।
दुर्गों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट, श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद में मेवाड़ के शासक वीर विनोद में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा, जिसका शासनकाल सबको पता होगा, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, 1433 से 1468। ठीक भाई, कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? ये सभी लोग जानते हो। राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका शासनकाल? ठीक भाई, आप देख सकते हैं कि अधिकांश गृह दुर्गों का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। श्यामल दास की वीर विनोद के अकॉर्डिंग तो 32 दुर्गों का निर्माता इससे बताया गया है, क्योंकि मेवाड़ में 84 दुर्ग बताए जाते हैं और 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन? राणा कुंभा, जिसके संदर्भ में आप जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुके हो। ठीक भाई, ये चीजें मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं। हाँ जी, ज्योति जी का क्वेश्चन है कि सर पारिक दुर्ग में भरतपुर का दुर्ग आता है जी, पारिक में भी आता है, पारिद में भी आता है। एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी इसकी पारिक ही पढ़ी जाती है। ठीक भाई, आज एक बहुत ही अच्छा नाम पढ़ने को मिला है मुझे ऑनलाइन, कबूल चंद। गुड इवनिंग जी, कबूल चंद जी। प्रतापगढ़ से भी हैं। अभी ध्यान से सुने, हाँ भाई ध्यान से सुने। देखो, अभी दुर्गों से रिलेटेड सामान्य सी जानकारी आपने प्राप्त की। मैंने बस इतना बताया कि भाई दुर्ग राजा शासक व सामंतों ने बनवाए, किसके लिए बनवाए ये भी क्लियर हो गया। मनुस्मृति में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है दुर्गों का। आप देखें तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग 4 काइंड्स हैं, शुक्रनीति के अकॉर्डिंग 9 काइंड्स हैं। मैंने ये भी बताया कि भाई कौटिल्य और मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गृह दुर्ग होते हैं और शुक्रनीति के अकॉर्डिंग सैन्य दुर्ग होते हैं। कैटेगरी वाइज डिवीजन भी आपके सामने किया। आप को एक बताया तथ्य कि भाई श्यामल दास की वीर विनोद में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को बताया गया है और कुंभा का शासनकाल मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को ही माना जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो राजस्थान दुर्गों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। वैसे तो मैं आपको और अगर उल्लेख करूं तो 2013 में विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व संरक्षित धरोहर के रूप में राजस्थान के दुर्गों को इन्वॉल्व किया गया था। ठीक भाई, जिसमें आपको शायद पता हो तो कुछ दुर्ग जिनका मैं नाम ले रहा हूं जिनको इन्वॉल्व किया गया था वो थे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला और आमेर का किला। कितने हो गए? 6। ये तत्व भले मैं चाहे यहां लिख भी सकता हूं, लिख देता हूं मैं। 2013 में
यूनेस्को द्वारा विश्व संरक्षित धरोहर के रूप में राजस्थान के निम्न दुर्गों को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और आमेर का किला। ठीक भाई। वैसे आपको मैं बता दूं, कुछ किताबों में, वैसे तो मैंने गवर्नमेंट किताबों में तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं देखा है कि भाई किला, गढ़ या दुर्ग इनका कोई अलग रूप होता हो, लेकिन कुछ किताबों में ये दे भी रखा है कि किला, जो दुर्ग होते हैं उनकी निम्नतम काइंड होती है और इन दोनों के मध्य की काइंड होती है गढ़, और सबसे उच्चतम काइंड क्या होती है? दुर्ग। सबसे बेहतर रूप क्या होता है? दुर्ग। ऐसा कुछ बताया जाता है, बाकी की ये कॉमन चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक भाई। तो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिनका उल्लेख किया है मैंने, इनको विश्व धरोहर संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ, कहाँ बैठे हैं? हाँ भाई, आप ध्यान से सुने, नेक्स्ट सुने। आप दुर्गों को ही क्रम वाइज पढ़ने जा रहे हो, जिसमें सबसे पहला आता है चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा किला? चित्तौड़ का किला या चित्तौड़ दुर्ग। बहुत ही रोचक। चित्तौड़ दुर्ग के संदर्भ में जाने, ये कहाँ, किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। देखो कितना सरल है। जिले का नाम क्या? चित्तौड़गढ़। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? श्रेणी को बिलोंग करता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी को। इसका निर्माता का नाम आता है चित्रांगद मौर्य। है जी, बिल्कुल आ सकता है। गंभीरी बेड़त नदियों के संगम पर स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है। लेकिन मैंने आपको भी इनको बताया है थोड़ी देर पहले ही कि जैसा कि शुक्र नीति के अकॉर्डिंग 9 काइंड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम इन लोगों का डिवीजन करते हैं, काइंड्स निर्धारित करते हैं, और जो मेन कैटेगरी होती है उसी का एक का यहाँ उल्लेख किया जाता है। ठीक। बाकी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक दुर्ग एक से अधिक कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। ठीक भाई, एक से अधिक कैटेगरी होंगे। लेकिन हम क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की मनोहर शर्मा जी की आती है, उसमें कैटेगरी डिवीजन भी दे रखा है और सुजस के लिए भी उन्होंने लिखा है। ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन कैटेगरी निर्धारित कर दी गई है उसी का उल्लेख मैं यहाँ कर देता हूँ। बाकी की एक दुर्ग एक से अधिक कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो सीधी सी बात है, आप अगर चित्तौड़ दुर्ग गए हो तो इसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, यानी पारित दुर्ग की श्रेणी को बिलोंग करता है। गंभीरी बेड़त के संगम पर है। ठीक भाई, ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा सहाय दुर्ग की श्रेणी को भी बिलोंग करता है, क्योंकि शासक व इसके परिजन इसमें निवास करते थे। लेकिन स्पेशली किस कैटेगरी का, यानी सहाय दुर्ग की कैटेगरी का स्पेशली कोई दुर्ग नहीं है कि सेपरेट भाई इसी कैटेगरी का हो, तो एक से अधिक कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। हम इस पर वर्क कर लगे। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण 7वीं सदी में करवाया था। यह आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। 7वीं सदी कब करवाया? 7वीं सदी में। हाँ, ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में। एक क्वेश्चन मैं आपसे बता देता हूं, बड़ा अच्छा रोचक क्वेश्चन आया।
कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता किसे बताया गया है? कुमारपाल प्रबंध के अकॉर्डिंग चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता किसे बताया? सेकंड ग्रेड में आया था, शायद सेकंड ग्रेड 2010-11 का एग्जाम था, उस समय आया था, 11 का एग्जाम था शायद। आपको पता होगा शायद। और उस समय आरपीएससी की आंसर की जारी हुई थी फर्स्ट में, तो उसमें आंसर माना था चित्रांग। क्या माना था? चित्रांग। लेकिन रियल फैक्ट है, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कुमारपाल प्रबंध में भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य बताया गया। यानी कुमारपाल प्रबंध में भी एक्चुअली क्या है कि आंसर की दोबारा रिवाइज भी हुई थी, और दोबारा से जब रिवाइज हुई थी तो आंसर चित्रांगद मौर्य ही माना गया था। ठीक भाई, तो ये चीज ध्यान रखें, कुमारपाल प्रबंध के अकॉर्डिंग भी इसका निर्माता कौन है? चित्रांगद मौर्य ही। आप घर जाकर के किताब देख सकते हैं कौन है? चित्रांगद मौर्य। बाकी की चित्रांगद मौर्य ही निर्माता है, बाकी की चित्रांग या चित्रंग का भी उल्लेख मिलता है, चित्रांग या चित्रंग का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन कुमारपाल प्रबंध के और रियल फैक्ट के तहत इसका निर्माता कौन पढ़ा जाता है? चित्रांगद मौर्य। निर्माण कब करवाया? 7वीं सदी में। ठीक भाई, हम बात करें आगे तो इसी दुर्ग को कई सारे नामों से जाना जाता है। इसके अन्य नाम, अन्य नामों में हम बात करें तो इसे कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर, इसे कहा जाता है दुर्गों का तीर्थ स्थल। देखो, आप तो सब जानते होंगे, इसके संदर्भ में एक उक्ति भी प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया हैं। बाकी आगे तुम जानते ही हो। ठीक भाई, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसे चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसे राणा कुंभा के समय एक नाम से जाना जाता था, विचित्रकूट के नाम से। राणा कुंभा के समय इसे किस नाम से जाना जाता था? विचित्रकूट के नाम से। ठीक भाई, अगर हम इसके अन्य नामों में ही हम बात करें तो इसे एक नाम खिजराबाद भी दिया गया। यह व्हील की आकृति वाला दुर्ग है, आकृति वाला दुर्ग है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। आपकी ग्रंथ अकादमी किताब में मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा गया है? चित्तौड़ दुर्ग को। ये इसको कई नामों से जाना जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसे हम बात करें, इसे चित्रकूट, विचित्रकूट के नाम से भी जाना गया। राजस्थान का गौरव ये दुर्ग है, जिससे गोहिल शासकों की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं, सिसोदिया शासकों की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका खिजराबाद नाम दिया गया, मैंने आपको बताया ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया था और खिजराबाद नाम दिया था। ठीक भाई, इसके अलावा ये व्हील की आकृति वाला दुर्ग है, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। ठीक भाई, आप लोग कहीं गए भी होंगे, इस दुर्ग के संदर्भ में आपने कोई जानकारी भी देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी, या वहाँ पर अपने स्वयं के द्वारा भी भ्रमण के दौरान देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी केवल इतना, क्योंकि आपका टाइम लिखने का भी होता है और मेरे हिसाब से मैं काफ़ी लिखा चुका हूँ, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो आप पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लो, जिज्ञासा के तहत कोई बात आती है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक भाई।